आइए बच्चों, ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला में हम लोग देखते हैं भारत की वनस्पतियां। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक क्लियर किए हैं भौतिक भूगोल के। एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहा था, भारत की वनस्पतियां, इसको क्लियर करेंगे। भारत में कुल कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनसे जैसे सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है, मरुस्थलीय वन है, और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा में कौन सी वनस्पति मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज एक भारत के मैप के साथ, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो टॉपिक दिखाई पड़ रहा है, वेजिटेशन है भारत की, वन और वनस्पतियां हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनका नाम लिख दिया जाए। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो टोटल 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की मिलती हैं, 5 टाइप। सबसे पहली आती है, सबसे पहली वनस्पति का नाम है उष्ण कटिबंधी, जो कि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में है। तो क्या बोलेंगे इसको? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन या वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं? इनका नाम क्या है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, डिसिडियस पर्णपाती, या इन्हीं को बोलेंगे पतझड़ वाले वन, पतझड़ वाले वन, पर्णपाती या पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। इसके बाद तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, इनको क्या बोलेंगे? कटीली झाड़ियां मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, या फिर इनको बोलेंगे या कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। ये हो गए तीसरे टाइप के। चौथे कौन से मिलेंगे? पर्वतीय वन, पर्वतों क्षेत्रों में जो मिलते हैं इनको क्या बोलेंगे? माउंटेनियन फॉरेस्ट है या पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, इनको भी हम लोग 2 रूपों में पढ़ेंगे, टैगा और कौन सी वनस्पतियां आती हैं? टुंड्रा, टैगा और टुंड्रा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, टैगा टुंड्रा। इसके बाद 5वें नंबर पे लास्ट में कौन सी वनस्पतियां आ जाती हैं? मैंग्रोव। कौन सी आ जाती है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव, या इन्हीं को बोलेंगे ज्वारीय वन, ज्वारी, या इन्हीं को बोलेंगे डेल्टाई वन। क्या बोलते हैं? डेल्टाई, क्योंकि नदी घाटियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों मिलते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे डेल्टाई वन बोलेंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की वनस्पतियां हैं जो भारत में मिलती हैं। सबसे पहले क्या नाम है इनका? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन भी कहा जाता है, इनको समझेंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वाले वन, मरुस्थलीय वन या कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वन जिसमें 2 प्रकार के पढ़ेंगे, टैगा और टुंड्रा, मैंग्रोव वन, ज्वारी वन या डेल्टाई वन। सबसे पहले इनको एक फिगर में देख लेते हैं, एक भारत के फिगर में, नक्शे में देख लिया जाए ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। इनको मैप में एक अच्छे से देख लेते हैं, भारत के मैप में एक छोटा सा चित्र बना करके, भारत के मैप का एक चित्र बना करके इनको हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलती है, भारत में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये चित्र है भारत का। ऐसे समझ लेते हैं इसमें, ये भारत का मैप। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो सदाबहार वन जानते हैं, जाहिर सी बात है कहाँ पे मिलेंगे? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में। यह मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट का एरिया है, यहाँ पे मिलेंगे कौन से? सदाबहार वन। पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मिलेंगे सदाबहार वन मिलते हैं, पश्चिमी घाट का, क्योंकि यहाँ पे वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र आ जाएंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, ये वाला जो एरिया हो गया पूर्वी हिमालय का, इसमें भी कौन से मिलेंगे? यहाँ पे भी मिलेंगे कौन से? सदाबहार वन मिलेंगे या वनस्पतियाँ मिलेंगी। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र यहाँ पे पाए जाएंगे। समझ गए? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ये 2 मुख्य रीजन है। इसके बाद कुछ जो है अंडमान
और निकोबार वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं सदाबहार, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश अच्छी खासी हो जाती है। अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए, सदाबहार हो गए। इसके बाद दूसरे कौन से आते हैं? मरुस्थली वन। मरुस्थली वन या कटीली झाड़ियाँ। मरुस्थली वन या कटीली झाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी? ये थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्षेत्रों में मिलती हैं। थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्षेत्रों में यहाँ पे कौन सी मिलेंगी? ये मिलेंगी कटीली झाड़ियाँ हैं या मरुस्थली वन है, क्योंकि इनके जो है पेड़ों की पत्तियां कैसे होती हैं? पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ताकि कम हो, पानी की क्षति कम हो, इस वजह से पेड़ों की पत्तियां क्या है? कांटों में बदल जाती हैं। तो इनका क्या नाम देंगे? इनका नाम देंगे मरुस्थली वन। मरुस्थलीय वन या कटीली झाड़ियाँ हो गई। ये कौन से हो गए? सदाबहार हो गए। सदाबहार हो गए। सदाबहार क्षेत्र, सदाबहार वन हो गए। इसको लिख लेंगे ऐसे। ये भी यहाँ पे कौन से पाए जा रहे हैं? ये भी हैं सदाबहार। कौन से हैं? सदाबहार वनस्पतियाँ, सदाबहार, ठीक है, नोट करते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्वेश्चन बनते हैं। अब पर्वतीय वन कहाँ पे मिलेंगे? पर्वतीय वन जाहिर सी बात है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। पर्वतीय वन कहाँ पे मिलेंगे? जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे मिलते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ये जो हम गैस कर रहे हैं लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कुछ दक्षिण भारत में भी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे पाए जाते हैं पर्वतीय वन। तो इन सब एरिया में कौन से मिलेंगे? पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो रेड कलर में दिखाई पड़ रही हैं। ये कुछ आ जाएंगे इधर हिमालय, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी पाए जाएंगे पर्वतीय वन, और कुछ दक्षिण भारत में भी पर्वतीय क्षेत्रों में ये पर्वतीय वनस्पतियाँ क्या हैं? यहाँ पे भी पाई जाती हैं, इसको हमने भी डैश कर दिया। तो ये हो जाएंगे रेड कलर में, कौन से हैं? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वन मिलते हैं, इनको आप देखेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 पढ़, अभी 2 और बचे हैं, 2 और। अब ये एरिया जो भारत में जो सबसे ज़्यादा मिलता है, भारत में जो सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन सी मिलती हैं? ये मिलते हैं पर्णपाती या पतझड़ वाले वन। पर्णपाती 80% एरिया में पर्णपाती या पतझड़ वाले वन मिलते हैं। 80% एरिया जो लगभग ये खाली दिखाई पड़ रहा क्षेत्र है, इन सब में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हीं में जो है मानसूनी वन इनको कहते हैं या पतझड़ वाले वन। तो भारत के 80% एरिया में सबसे ज्यादा पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन बनता है। तो चौथे ये हो गए, चौथे टाइप के। इसके बाद पांचवा बचा है कौन सा? डेल्टाई वन। कौन से बचे हुए हैं? डेल्टाई वन बचे हुए हैं। डेल्टाई वन बचे हुए हैं, देख लेते हैं ये कहाँ पे मिलेंगे। गुजरात का जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण दलदली क्षेत्र में, कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में पाए जाएंगे। और सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र हो गया। कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों के डेल्टा क्षेत्र में जहाँ पे दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिलते हैं कौन से वन? मिलते हैं डेल्टाई वन। कौन से वन है? डेल्टाई वनस्पतियां पाई जाती हैं। डेल्टाई वनस्पतियां क्या हैं? पाई जाती हैं। इनको भी आप याद रखेंगे, डेल्टाई वनस्पतियां ये यहाँ पे मिलती हैं, या ज्वारी वन या गरान वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार के हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सदाबहार। सदाबहार के बाद दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं? पर्णपाती। पर्णपाती तीसरे नंबर पे मरुस्थली है या कटीली झाड़ियां हैं। चौथे नंबर पे कौन से हो गए? पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन। और 5वें नंबर पे डेल्टाई फॉरेस्ट, 5वें नंबर पे। तो ये भारत में लगभग इन एरिया में पाए जाते हैं। इनको अब एक एक करके जो 5 वनस्पतियां हैं देख लेते हैं, इनकी क्या खास बात होती है, वर्षा कितनी चाहिए इनके लिए, और इसमें कौन कौन से वनस्पतियां आती हैं, कौन कौन से वन आते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। सबसे पहले कौन से हैं? उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन या वनस्पतियां वन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पॉइंट है, इनके लिए वर्षा, ये कितने सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं? तो पहला आप जो पॉइंट बताएंगे, ये लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है ये वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। से अधिक जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा वाले क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब देख लीजिए, जैसे भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मेघालय में, मासिनराम में, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा। दूसरी बात है कि इनको जो है सदाबहार वनों को, इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन भी कहा जाता है। वर्षा वाले वन भी इनको बोलते हैं, ठीक है, वर्षा वाले वन बोलते हैं।
अब ये क्वेश्चन बनता है कि इनको सदाबहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पेड़ों की पत्तियां हमेशा कैसी रहती हैं? हमेशा हरी भरी रहती हैं, हमेशा हरी भरी रहती हैं, हमेशा हरी भरी रहती हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सदाबहार वनस्पतियां बोलते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं। ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश ये पृथ्वी पर आसानी से नहीं पहुंच पाता। यानी दिन में भी यहाँ पे जहाँ पे पाए जाते हैं अंधेरा दिखता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, पहुंच पाता, इसको भी आप याद रखेंगे, पहुंच पाता। ठीक है, तो यहाँ पे अंधेरा, एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे। इनको वर्षा वाले वन भी बोलते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि धरती पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो यही ऑप्शन में होगा, सदाबहार वन या वर्षा वाले वन। तो इन्हीं वनों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जो डायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी जिसको जैव विविधता कहते हैं, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता जो है इन्हीं वनों में पाई जाती है, इन्हीं वनों में पाई जाती है, इन्हीं वनों में क्या है? पाई जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन बनता है किन वनों में? या तो सदाबहार देगा या तो देगा वर्षा वाले वनों में पाई जाती है। जैसे कहाँ पे ये मिलते हैं? जैसे अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है अमेजन के जंगल, अमेजन नदी घाटी का जो क्षेत्र है, अमेजन के जंगल हो गए। अपने यहाँ जैसे इंडोनेशिया का क्षेत्र आ जाता है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है। ठीक है, अफ्रीका में बात करेंगे, कांगो जायरे का क्षेत्र हो गया, कांगो नदी घाटी का क्षेत्र है, कांगो नदी घाटी का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अमेजन के जंगलों में इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं सेल्वास। किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास। तो ये धरती पर बताते हैं जो 20% कम से कम ऑक्सीजन है पूरे विश्व, पृथ्वी को या विश्व को इन्हीं से मिलती है, सदाबहार वनों से या सेल्वास से। इसलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, के नाम से इनको जाना जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक दो पॉइंट और क्या बनते हैं? दक्षिण भारत में इन्हीं सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं वनों को दक्षिण भारत में किस नाम से? शोला वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? शोला वन, सोलास फॉरेस्ट, शोला वन के नाम से जाना जाता है इन वनों को, सदाबहार वनों को। ठीक है, चलिए अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बात है इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। जैसे एबोनी, क्या हो गया? एबोनी हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एबोनी, महोगिनी, एबोनी, महोगिनी, रोजवुड, अगला क्या है? आबनूस, एबोनी, महोगिनी, रोजवुड, आबनूस। अगला है रबड़, अगला क्या है? नारियल, रबड़, नारियल, तार का वृक्ष हो गया। अगला क्या है? सिनकोना, क्या हो गया? सिनकोना, ये सारे वन आते हैं। सिनकोना, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़, नारियल, तार, सिनकोना। तो ये सब आते हैं किसमें? सदाबहार में आते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। तो ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार की। और हम लोगों ने इनकी लोकेशन भी देखी थी भारत में कहाँ कहाँ पे। जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, अंडमान निकोबार जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां पे पाए जाते हैं सदाबहार वनस्पतियां क्या है? पाई जाती हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरे कौन से फॉरेस्ट होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती डिसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, या इन्हीं को क्या बोल देंगे? पतझड़ वाले वन। क्या बोलेंगे? पतझड़ वाले वन भी इनको कहा जाता है, वाले वन भी इनको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वाले वन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 2 रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों? पहले इनके नाम देख लेते हैं। इनको कहा क्या जाता है? एक तो पतझड़ वन बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मानसूनी वन। क्या बोला जाता है?
मानसूनी। मानसून के हिसाब से पत्तियों में इनके चेंजमेंट आता है, इनको बोलेंगे मानसूनी वन बोलते हैं। तो पहला नाम ये हो गया पर्णपाती या पतझड़ वाले। तीसरा नाम क्या है? मानसूनी वन। इसको आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि ये दो रूपों में पाए जाते हैं। ये दो रूपों में पाए जाते हैं। दो रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? दो रूपों में ये मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है मॉइस्ट, यानी कि आर्द्र पर्णपाती, जो थोड़ा नम जगह में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन वनस्पतियां, आर्द्र पर्णपाती वन। ये कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर? ये पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती। इसके बाद अगले क्या आते हैं? शुष्क पर्णपाती। अगले कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ये कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? ये मिलते हैं 70 से लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक तो हो गए आर्द्र पर्णपाती, दूसरे हैं शुष्क पर्णपाती। ये दो रूपों में पाए जाते हैं। अभी बताया है, अगला पॉइंट क्या है? कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत के सर्वाधिक एरिया में, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं, एरिया में पाए जाते हैं। कौन से? पर्णपाती डिसिडियस। अगली महत्वपूर्ण बात है, इन पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरीके से अवश्य झड़ जाती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां वर्ष में ये पेड़ क्या होते हैं? वर्ष में एक बार पूरी पत्तियां अवश्य गिराते हैं। ठीक है, एक बार पूरी तरह, वर्ष में एक बार इन पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पूरी तरीके से गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, इसलिए इनको पतझड़ वाले वन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे साल का वृक्ष है मध्य प्रदेश में, सागौन, चंदन का वृक्ष है, शीशम, साल, सागौन, चंदन, शीशम। तो ये मुख्य है जो पर्णपाती में आते हैं, जो पेपर में बनते हैं। बाकी तो सभी जानते हैं जो अपने मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं, पत्तियां गिराते हैं। जैसे नीम हो गया, नीम है, बरगद हो गया, आम का वृक्ष हो गया, आम, पीपल। कहीं पे जो है, जैसे जो कांटेदार में आते हैं, जैसे बेर वगैरह है, तो इसको शुष्क पर्णपाती में शामिल कर लेते हैं। जैसे बेर है, बेल का पेड़ हो गया, ये सारे शुष्क पर्णपाती में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपके पेपर में पूछे कौन से जाते हैं? ये वाले, जैसे साल, सागौन, चंदन, शीशम, ये इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पर्णपाती में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? पर्णपाती वनों में आते हैं। बाकी जितनी भी पत्तियां गिर जाती हैं, सारे के सारे भारत के सबसे ज्यादा एरिया में ये पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे प्रकार की वनस्पतियों की बात करें। तीसरे प्रकार की कौन सी हम लोगों ने देखा है? मरुस्थलीय वन। कौन से हैं? मरुस्थलीय वन, या इन्हीं को बोलेंगे क्या? कांटेदार वन, कांटेदार वनस्पतियां या वन बोलते हैं, मरुस्थलीय वन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वनस्पतियां होती हैं कांटेदार, ये जो होती हैं कहाँ पे पाई जाती है? जाहिर सी बात है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश सबसे कम होती है। जैसे भारत में कहाँ पे? थार के रेगिस्तान में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएंगी, थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम, बारिश कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए जो इन पेड़ों की पत्तियां होती हैं, इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, किसमें बदल जाती हैं? कांटों में। किसमें बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और पानी की क्षति भी कम हो। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? कांटेदार वनस्पतियां, कांटेदार वन भी कहते हैं। पेड़ों की पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। तो पत्तियां हैं। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। इनके एग्जाम्पल
कौन कौन से हैं, जैसे मुख्य रूप से इसमें आ जाएंगी जैसे नागफनी, नागफनी हो जाता है, नागफनी है, इनको जानते होंगे आप लोग। कैक्टस, कैक्टस, नागफनी कैक्टस में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। नागफनी, कैक्टस। खजूर, खजूर का पेड़ आ जाएगा, खजूर हो गया। बबूल, बबूल। कीकर, कीकर, कीकर। इसके बाद अगला क्या आता है, खेजड़ी, खेजड़ी, कीकर, खेजड़ी। अगला है यूफोरबिया, यूफोरबिया, यूफोरबिया। अगला है अकासिया, अकासिया, अकासिया। यूफोरबिया, अकासिया, कीकर, खेजड़ी, बबूल, ठीक है। ये सारे आते हैं किसमें, यानी कि मरुस्थलीय वनों में, यानी 50 सेंटीमीटर से भी कम, कहीं कहीं पे तो जो है 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश इन क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पे जो फसलें पाई जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाजों की जाती हैं, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो मरुस्थलीय वन कांटेदार वनस्पतियां मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती हैं। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इन पेड़ों की पत्तियां पानी को की क्षति को पूर्ति करने के लिए किसमें बदल जाती है, महत्वपूर्ण बात होती है, कांटों में बदल जाती हैं, कांटों में रूपांतरित। कई सारे इनके एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे नागफनी, कैक्टस, खजूर, बबूल, कीकर, खेजड़ी, यूफोरबिया, अकासिया, अकासिया, ये सारी वनस्पतियां आती हैं इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी प्रकार की वनस्पतियों में। चौथी प्रकार की वनस्पतियां कौन सी आती हैं, चौथी प्रकार में कौन सी आती हैं, तो चौथी प्रकार में आती हैं पर्वतीय वन। कौन से हैं, पर्वतीय वन। भारत में पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, पर्वतीय वन। तो ये जाहिर सी बात है कहाँ पे पाए जाएंगे, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्हीं पर्वतीय वनों को जो है क्या कहा जाता है, क्योंकि इन पेड़ों का आकार कैसे होता है, शंकु के आकार का, इस तरीके से कुछ होते हैं, शंकुआकार होते हैं, इसलिए इनको कोणधारी, इसलिए इनको कोणधारी, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए इनको कोणधारी या इन्हीं को जो है शंकुधारी वनस्पतियां भी कहते हैं। शंकुधारी, कोणधारी या शंकुधारी वन भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि इन पेड़ों का आकार कैसा होता है, शंकु आकार, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, बर्फ पड़ती है, तो नेचर इन पेड़ों का आकार कैसे शंकु आकार में कर देता है ताकि बर्फ आसानी से चली जाए नीचे की ओर, ठीक है। तो कोणधारी या शंकुधारी वन किन्हें कहेंगे, पर्वतीय वनों को कहेंगे। ये दो रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों में पाए जाते हैं, ये दो रूपों में पाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन से, टैगा वन, टैगा, टैगा वन, टैगा वन। ये कहा जाएगा कितने ऊंचाई पे मिलते हैं, ये लगभग जो है 1500 मीटर से लगभग 2500, लगभग जो है 2500 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, टैगा वन पाए जाते हैं, 1500 से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पे। अब पर्वतीय क्षेत्र में बारिश जानते हैं कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं कम होती है, ठीक है। तो टैगा वन, अब टैगा वनों में आएंगे कौन से, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। टैगा वनस्पतियों में कौन कौन से वन है, जैसे टैगा वन में जैसे चीड़ सबसे महत्वपूर्ण है, चीड़ हो गया, देवदार, देवदार, चीड़, देवदार, फर, फर, स्प्रूस, स्प्रूस, और कौन सा आएगा, जूनिपर, जूनिपर, जूनिपर। अगला है पाइन, जूनिपर, पाइन वनस्पति, पाइन। ये सारी सारी किस्में आ जाती हैं, टैगा में आ जाती हैं। तो चीड़ है, देवदार है, पाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। फर, स्प्रूस, जूनिपर, पाइन, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपको और भी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और कौन कौन सी वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती हैं इस टैगा वन में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आएंगे टुंड्रा, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, अत्यधिक ठंडे वाले इलाकों में टुंड्रा वन, टुंड्रा वन या टुंड्रा वनस्पतियां, ये कितनी ऊंचाई पे मिलती हैं, ये लगभग 2500 मीटर से लेकर के ये 4500 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पतियां, टुंड्रा वन। अब यहाँ पे ये बर्फ में जमाती हैं, बर्फ में उगाती हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, अल्पाइन, अल्पाइन हो गया, अल्पाइन। और कौन सी बर्फ में उगाती हैं, जैसे लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन हो गया, और मार्श हो गया, मार्श है, ठीक है। शैवाल आ जाएंगे इसमें, एल्गी आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे। तो ये सब कौन सी होती हैं, ये सब होती हैं टुंड्रा वनस्पतियां। टुंड्रा यानी कि हमेशा बर्फ है, यानी कि बर्फ पे उगाते हैं। अल्पाइन, लाइकेन, मार्श, शैवाल, ये सब आ जाते हैं टुंड्रा वन। तो पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इनको कोणधारी या शंकुधारी कहा जाता है, क्योंकि इनके पेड़ों का आकार कैसा होता है, कोण के नुमा होता है। ये दो रूपों में पाए जाते हैं, टैगा और टुंड्रा। अभी विश्व में भी देखेंगे, ग्लोब बना करके, चित्र बना करके, विश्व की वनस्पतियां कितने जो है अक्षांश पे कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं।
तो टैगा और टुंड्रा वनस्पतियां। इसके बाद लास्ट में अगर बात करते हैं 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे कौन सी वनस्पतियां आती हैं, वो कौन से वन है, तो उनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं, मैंग्रोव। इनके भी कई सारे नाम बताया है। मैंग्रोव को जो है इनको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव को हिंदी में सुंदरी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदरी। तो ये सुंदरी वन ही जो है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम सुंदरी वृक्ष रख दिया गया। ठीक है, सुंदरी। इनको गरान वनस्पतियां भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गरान। इनको जो है दलदली वन भी बोलते हैं, दलदलीय इनको बोलेंगे, दलदली बोल देंगे। ठीक है, ज्वारी वन, ज्वारी, ये सब इन्हीं के नाम है, ज्वारी, या इन्हीं को डेल्टाई, डेल्टाई वनस्पतियां भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो मैंग्रोव क्षेत्रों में जहाँ पे जल भराव होता है, इनकी जड़ें जो है ऊपर निकल आती हैं। इनका मुख्य काम ये है, इनका मुख्य काम क्या है, ये प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो इनमें क्या है, इनको रोकते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़, सुनामी, सुनामी, और मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को भी क्या करती हैं, ये रोकती हैं, मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव। तो ये इनके मुख्य ये वन है, इन्हीं पे कई सारे मिल जाते हैं। तो इनके मुख्य लाभ होते हैं बाढ़, सुनामी, मिट्टी के कटाव, ये मुख्य है इन पे। हाँ, जैसे कैजुरेना, कैजुरेना इसका एक एग्जाम्पल आता है। जैसे इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कैजुरीना, कैजुरीना, और केवड़ा, केवड़ा के वृक्ष यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं। ये इनके दो एग्जाम्पल हैं। तो भारत में मुख्य रूप से ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको सारी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर एक वर्ल्ड का चित्र बना करके, विश्व का मैप बना करके, ग्लोब का चित्र, उसमें पूरे विश्व की दर्शा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि भारत का चित्र है। शुरुआत में 5 प्रकार की वनस्पतियां, इन्हीं को 5 को पहले भारत में मैप में सब हम लोगों ने समझ लिया है। फिर इनकी क्या क्या खास बात होती है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझा है। यहाँ पर सदाबहार वन, सदाबहार वन को दक्षिण भारत में 16 वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वाले वन बोलते हैं। मरुस्थलीय वन तीसरे नंबर के आ जाएंगे। इसके बाद पर्वतीय वन, फिर मैंग्रोव वन, मैंग्रोव। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक विश्व का, यानी कि एक हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लोब का चित्र बना लेते हैं। पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब, ये थोड़ा बड़ा ऐसे बनाते हैं। इसमें समझ लेंगे विश्व की वनस्पतियां कहाँ कहाँ पे कितने कितने अक्षांश में पाई जाती हैं। जैसे अक्षांश देशांतर कई बार पढ़ाया है आप लोगों को, तो जानते हैं बीच वाली लाइन को जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसी को इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब 0 डिग्री अक्षांश से लगभग 10 डिग्री, कितने डिग्री, लगभग जो है 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं, कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, तो इनको बोलेंगे भूमध्य रेखी। क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखी जलवायु मिलती है यहाँ पे, भूमध्य रेखीय जलवायु। ये महत्वपूर्ण चित्र है। भूमध्य रेखी यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, जलवायु। जानते हैं कि ये इक्वेटर के जस्ट पास है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पे वर्ष भर लंबवत गिरती हैं, पड़ती हैं। जब लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जो पानी का जो संवहन है, पानी संवहन के रूप में, वाष्प के रूप में भाप बन के ऊपर जाता है, तो बारिश भी अच्छी खासी इन्हीं क्षेत्रों में होती है। तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जो जैव विविधता है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, जैव विविधता। अब जाहिर सी बात है, इनमें कौन कौन सी वनस्पतियां, इसमें सदाबहार आ जाएंगे। जैसे इक्वेटर लाइन कहाँ से पास होती है, दक्षिण अमेरिका में जाती है, ब्राजील से चली जाती है, ब्राजील देश से जाती है, इक्वेटर से जाती है, इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, तो ये सब सदाबहार में आ जाएंगे। ठीक है, और अफ्रीका की बात करेंगे, कांगो जायदे नदी घाटी का क्षेत्र है। अपने एशिया में बात करेंगे तो कहाँ से जाती है, तो ये इंडोनेशिया, मालदीव यहाँ से पास होती है, सुमात्रा द्वीप से। तो ये सब किसमें आते हैं, भूमध्य रेखी जलवायु वाले क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी यहीं पे मिलती है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों गोलार्धों में, एक गोलार्ध में बढ़ेंगे वैसे ही नीचे जाएंगे, वैसी प्रकार का क्लाइमेट मिलेगा। अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, अब थोड़ा ऊपर बढ़ा जाए, यहाँ पे कितने डिग्री अक्षांश में चलते हैं, 20 डिग्री पे देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर बढ़ के देखते हैं, यहाँ पर ये कितने डिग्री, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में से चलेंगे। तो यहाँ पे कैसी प्रकार की वनस्पति मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी सवाना तुल्य। कैसी जलवायु मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी सवाना तुल्य, सवाना तुल्य वनस्पति मिलेगी यहाँ पर। सवाना घास के मैदान जो उष्ण और उपोष्ण दोनों में पाए जाते हैं, सवाना तुल्य जलवायु यहाँ पे पाई जाती है,
जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। जैसे अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीका में बात करेंगे जैसे हाथी घास वगैरह, हाथी घास, ये एलिफेंट ग्रास, हाथी घास इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सवाना तुल्य जलवायु कितने क्षेत्र में? 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। अब इससे ऊपर चलते हैं, इससे ऊपर चला जाए, यहाँ पे देखते हैं 30 डिग्री अक्षांश पे मानसूनी किस्म की जलवायु पाई जाएगी। 30 डिग्री अक्षांश पे मानसूनी किस्म की जलवायु मिलेगी। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ में, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में कैसे मिलती है? मरुस्थली, सहारा या मानसूनी। मरुस्थल यानी जितने भी मरुस्थल मिलते हैं आपको, मरुस्थल जितने मिलते हैं या जो है यहाँ पे मरुस्थली हो जाते हैं। इसके बाद मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, सहारा तुल्य जलवायु, ये सब के सब कितने में मिलते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो मरुस्थल मिलेंगे सभी महाद्वीपों में, उसमें देखिएगा उठा के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश में मिलते हैं मानसूनी, सहारा। तो इसी में मानसूनी जलवायु में जैसे अपना भारत आ जाता है, क्या आ जाता है? भारत या एरिया आ जाता है। अब इससे ऊपर बढ़ेंगे 40 डिग्री पर, कितने में जाएंगे? 40। तो 40 डिग्री अक्षांश की अगर बात किया जाएगा, 40 से 45, तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। 40 डिग्री अक्षांश पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, तो जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है जो क्षेत्र, उसी को बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, नॉर्थ और साउथ दोनों में। इसको क्या बोल देंगे? भूमध्य सागरीय। इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य सागरीय जलवायु, सागरीय किस्म की जलवायु पाई जाती है। जलवायु यानी भूमध्य सागर का क्षेत्र है 40 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में अक्षांश में। अब सबसे खास बात होती है भूमध्य सागरीय जलवायु क्लाइमेट ऐसी होती है, यहाँ पे रसेदार फल मिलते हैं, खासकर खट्टे फलों का यहाँ पे पैदावार ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन बना है कहाँ पे जो है खट्टे फल, जो जैसे अंजीर है, अंजीर जैसे हो गया अंजीर, खुबानी, संतरे वगैरह जो खट्टे रसेदार फल हैं, ये सब पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु में। अब इससे ऊपर चलेंगे 60 डिग्री पर, 60 से 65 डिग्री अक्षांश पे चलेंगे। कितने डिग्री अक्षांश पे बढ़ेंगे ऊपर? 60 डिग्री की बात की जाए, 40 से 50, इसके ऊपर चलते हैं 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे मिलती है यूरोपीय तुल्य। 60 डिग्री पे चलेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ और साउथ में, तो इसको कहा जाता है यूरोपीय तुल्य जलवायु। क्या बोलेंगे? यूरोपीय ठंडे इलाकों में। अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है, यहाँ पे सबसे गर्म, फिर हल्का ठंडा, फिर ठंडा, फिर ठंडा, फिर ठंडा। तो यूरोपीय तुल्य जलवायु जैसे क्या क्या आ जाते हैं इसमें? जैसे आ जाएंगे पंपास आ जाएंगे, पंपास है, स्टेपी है, ठीक है, पुस्ताज है, तो ये सारे आ जाते हैं यूरोपीय तुल्य में। अब इसके बाद अगर चलेंगे 60 से ऊपर 65 डिग्री पर, 60 से 65 से 70 पर, तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 65 से 70 पर कौन से? पर्वतीय वनों में, यानी अब हम लोग ठंडे इलाकों में बढ़ रहे हैं। 65 से 70 पे, यहाँ पे 65 से 70 से, तो यहाँ पे मिलते हैं टैगा। किस प्रकार की वनस्पतियां? टैगा वन, अभी जो पढ़ा था जैसे चीड़, देवदार। अब 90 डिग्री पे जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे क्या मिलेंगे? टुंड्रा। तो यहाँ पे क्या मिलती हैं? टुंड्रा वनस्पतियां, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा वनस्पतियां मिलती हैं दोनों गोलार्धों में। यानी यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? टुंड्रा 90 डिग्री पर। तो ये इनका क्रम हो जाता है वर्ण में। तो 10 डिग्री नॉर्थ भूमध्य रेखीय जलवायु, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं, जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलती है। 20 डिग्री दोनों गोलार्धों में सवाना तुल्य जलवायु, अफ्रीका में जैसे हाथी घास वगैरह पाए जाते हैं। मरुस्थली 30 डिग्री अक्षांश पे, मरुस्थली मानसूनी, सहारा जैसे हो गया, सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, भारत का आ जाएगा इसी में। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में 40 से 45 डिग्री ऐसी क्लाइमेट होती है कि यहाँ पे रसेदार फल मिलते हैं, जैसे अंजीर, खुबानी, संतरा, नींबू, मौसमी सब मिलते हैं। इसके बाद यूरोपीय तुल्य में जैसे पंपास, स्टेपी, पुस्ताज, ये सब मिल जाते हैं 60 डिग्री पे। फिर टैगा तुल्य आते हैं, फिर इसके बाद आ जाते हैं टुंड्रा। तो ये हो जाती है भारत की वनस्पति के साथ साथ पूरे विश्व की वनस्पति हम लोगों ने समझा है ग्लोब के माध्यम से। चलिए कल फिर हम लोग एक शानदार क्लास के साथ हम लोग भारत की फसलों के बारे में पढ़ेंगे, और आप भी लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में भारत और विश्व जो है उनमें उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, आज इतना रखते हैं। जय हिंद।